स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल था 1939 जब मधुकर जेंडे साहब का जन्म हुआ। पुणे में उनका बचपन जो था वो गुजरना शुरू होता है। नानापेट एरिया एक पुणे के अंदर, तो वहाँ पे उनका बचपन गुजरा। बचपन से ये देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, निडर थे। और एक चीज़ उनके अंदर बहुत शानदार थी, स्कूलिंग के दौरान से ये उनके अंदर देखा जाने लगा था कि वो कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको देख नहीं सकते, तो उसके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी ही है। और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, वो सामने आ जाते थे जो भी विक्टिम हो उसको बचाने के लिए। ऐसा ही कुछ उनके साथ में हुआ भी। 14 साल की उम्र बताई जाती है जब उनकी 14 साल की उम्र हुई। कितनी ही उम्र होती है, लेकिन इस उम्र में भी इतने निडर थे। एक समय उन्होंने देखा अपने आसपास एरिया में कि एक महिला है, उसको वहाँ का एक लोकल कोई गुंडा था, वो चाकू के ज़ोर पे परेशान कर रहा था। उसके पास नाइफ था, उसकी वजह से वो उसको परेशान कर रहा था, उससे शायद सामान ऐंठना चाह रहा था, लेना चाह रहा था। तो इस दौरान बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस आदमी के ऊपर, उस गुंडे के ऊपर चार्ज कर देते हैं, उसको धक्का देते हैं और उसके बाद में उस महिला को बचाते हैं। 14 साल की उम्र में मधुकर जेंडे साहब। तो ये इस तरह के शख्स थे, कभी भी कुछ गलत अपने आसपास देख नहीं सकते थे। उनके जो दादाजी थे वो भी सोशल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना रखते थे, उसकी वजह से उनसे इंस्पायर भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब बचपन से ही क्या है कि पुलिस अफसर बनने का एक सपना था, एक ड्रीम था जो उन्होंने देखा था, और इसी के तहत आगे बढ़ते हुए अपनी उम्र में 1959 आता है जब वो मुंबई पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है, मुंबई पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और फाइनली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हैं। मुंबई के अंदर पोस्टिंग हो जाती है उनकी जब उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग कर ली। अब ये वो समय था जब वो मुंबई में पोस्ट हुए थे। आप ये देखिए कि इस समय पर 1960s का ये दौर है। मुंबई पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के वजह से परेशान था, अंडरवर्ल्ड का अड्डा एक तरह से बना के रखा था। कई सारे ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, स्मगलर्स थे, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदालियर। तो ये सारे के सारे ऐसे लोग थे जो मुंबई को परेशान किए हुए थे। ये सब चीज़ें चल रही थी। एक तरफ आप देखें कि देश की फाइनेंशियल कैपिटल, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री थी, बिजनेसमैन थे, पूरी बिजनेस कम्युनिटी थी, कॉमन आदमी था, ये सब अंडरवर्ल्ड की शैडो में यहाँ पे रह रहे थे। ऐसे दौर में उनकी पोस्टिंग होती है मुंबई के अंदर। अब जेंडे साहब जो थे, उनकी फ़िलॉसफी पूरी तरह से क्लियर थी उनके सामने फ्रॉम डे वन। वो ये जानते थे कि देखिए, उनका एक सोचना था कि पुलिसिंग इज़ सर्विस नॉट अ फोर्स। वो ये मानते थे कि भाई कोई भी क्रिमिनल है, उनकी कई सारी ऐसी अलग अलग फ़िलॉसफी थी। उनका ये भी मानना था कि कोई भी अगर क्रिमिनल है, कोई क्राइम करता है, तो सिर्फ गोली अकेला सॉल्यूशन नहीं है। बिना एक बुलेट फायर किए हुए भी आप उसको बदल सकते हो, आप उसको सज़ा दिलवा सकते हो। और ऐसा उन्होंने अपने पूरे थ्रू आउट करियर में किया है। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने यही किया कि कभी कोई गोली नहीं चलाई। 37-39 ईयर्स का करीबन उनका करियर रहा है, कभी गोली नहीं चलाई। और सबसे बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स रहे हैं, डॉन्स रहे हैं पूरे भारत के अंदर, जिनका आज नाम कई जगह सुनने में आता है, इन सब को पकड़ा है उन्होंने। तो इस तरह का उनका जो एक फ़िलॉसफी थी, जो कुछ वैल्यूज़ थे अलग अलग, इसकी वजह से बाकी पुलिस अफसर से वो हमेशा स्टैंड आउट करते थे, हमेशा अलग से दिखते थे और बहुत ही यूनिक वर्किंग स्टाइल था उनका। अब यहाँ पे सर्व करना शुरू कर देते हैं। 60s से 1960s का पूरा ये जो दशक था वो निकलता है। साल आता है 1970। ये वो साल था जब दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में एक ऐसा क्रिमिनल था जिसका नाम बहुत ज़्यादा खबरों में आता रहता था। हर अगले दिन उसकी खबर कोई ना कोई छपती थी कि आज यहाँ देखा गया है, आज वहाँ देखा गया है। नाम था चार्ल्स ओबराज। 1970 में चार्ल्स ओबराज के बारे में ये बताया गया कि वो भारत में है, ऐसी खबर सामने आई थी। कई जगह इसको छापा भी गया था। अब चार्ल्स ओबराज कौन था, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। चार्ल्स दरअसल उस समय पे जो हिप्पी ट्रेल है साउथ एशिया में अलग अलग जगह पर, भारत भी उसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे जो हिप्पी ट्रेल है वहाँ पे ये सीरियल किलिंग करता था। मतलब ये टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट जो थे, उनको अपना निशाना बनाता था। चार्ल्स की मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी एक तरह से कि वो इन सारे टूरिस्ट को, जो भी अलग अलग जगह से, देशों से होते थे, उनको पहले तो ड्रग करता था, उनको हेरोइन से या किसी और नशीले पदार्थ से पहले उन्हें बेहोश करता था। बेहोशी की हालत में आने के बाद उनका जो भी पैसा होता था, उनके जो पासपोर्ट होते थे, ये दोनों चीज़ें यहाँ से चुरा लेता था। और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जिनमें उन्हें ख़त्म कर देता था, उनको जान से मार देता था। मारने के उसके तरीके भी बहुत अलग अलग से थे। हर बार जब भी कोई उसका विक्टिम मिलता था, उसकी हालत कुछ बहुत ही गलत होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उसकी चलती रहती थी, और यही उसका मोडस ऑपरेंडी था कि यहाँ से इनको कत्ल करो, उनको मारो, और उसके बाद उनके जो पासपोर्ट हैं वो सब यहाँ से लेके निकलो और उन्हीं को अपनी आइडेंटिटी बना लो। एक तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो भी वो यहाँ पे कर रहा था। और क्यों करता था इस तरह की चीज़? जिससे कि वो आगे इस एक देश से दूसरे देश जा सके,
बॉर्डर क्रॉस कर सके। तो इसके लिए उसने कई सारे अपने विक्टिम्स के ही जो आईडी कार्ड्स थे उन्हीं पे वो ट्रेवल करता था। अच्छा, इस बीच में उसके साथ में मैरी एंड्री नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो सारे उसके क्राइम्स में करीबन 1975 से तो उसके सारे ही क्राइम्स में उसके साथ में थी। मैरी एंड्री और अजय चौधरी नाम का एक और शख्स था जो कि इसके साथ में रहता था, और ये सब एक साथ ही सारे जो क्राइम थे वो सब करते रहते थे। मैरी एंड्री के बारे में ये भी बताते हैं कि ये जो इसकी गर्लफ्रेंड थी चार्ल्स सोबराज की, कश्मीर पहले जब वो एक बार आया था, एक दफ़ा भारत पहले भी आ चुका था चार्ल्स, और उस समय पर उससे उसकी मुलाकात हुई थी कश्मीर ट्रिप के दौरान, और फाइनली बैंकॉक में बाद में जब ये लोग मिले तो वहाँ से इन लोगों ने अपना क्राइम साथ में शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। खैर, कई सारे ऐसे रिलेशनशिप, सिर्फ मैरी एंड्री नहीं, कई रिलेशनशिप चार्ल्स सोबराज ने बनाए मैनिपुलेशन करने के लिए, अलग अलग लोगों को फंसाने के लिए, और ये सारी चीज़ें वो लगातार अक्रॉस द वर्ल्ड कर रहा था। यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, अपने ठिकाने चेंज करता रहता था। एक इमोशनलेस मर्डरर था जो कि खुलेआम घूम रहा था। इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, मीडिया में इसको हमेशा से एक सेंसेशनलाइज करके दिखाया गया चार्ल्स सोबराज को, उसको एशिया का चार्ल्स मैनसन बताया गया। चार्ल्स मैनसन एक और पुराना सीरियल किलर था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उसको एशिया का चार्ल्स मैनसन का कहने लगे थे ये लोग मीडिया के अंदर। अब ये सब खबरें सामने थी, लेकिन खबर एक और सामने ये थी कि चार्ल्स सोबराज 1970 का ये जो साल है, 71 में, माफ़ कीजिएगा, 1971 में भारत के अंदर है। अब भारत के अंदर कहाँ है, ये एक सवाल था। लेकिन ज़ेंडे साहब इस समय पर जो अपने करियर में लगातार तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें करीबन 8 साल हो चुके थे सर्विस के अंदर। ज़ेंडे साहब को यहाँ पे उस समय वो गामदेवी पुलिस स्टेशन में मुंबई में पोस्टेड थे, यहाँ पे इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। उन्हें उनके एक खबरी ने, और एक बहुत ही छोटा चोर था जो कि खबरी था उनका, तो उसने, अजय पारेख उसका नाम था, उसने उन्हें बताया कि चार्ल्स सोबराज, आपने नाम सुना होगा, ये जो शख्स है, ये जो क्रिमिनल है, ये इस समय मुंबई में है। और इनफैक्ट उसने आगे ये इन्फॉर्मेशन दी, उसने कहा कि चार्ल्स सोबराज और उसका पूरा जो गैंग है, जो गिरोह उसके साथ में काम करते हैं, कई उसमें अमेरिकन हैं, कई इंडियंस हैं, ये सब जो लोग हैं, ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस बिल्डिंग है साउथ मुंबई में, उसे टारगेट करने वाले हैं, और वहाँ पे इनका डकैती का एक बहुत बड़ा हाइस्ट का प्लान है, बहुत बड़ी डकैती वहाँ पे करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये जो साउथ मुंबई में बिल्डिंग थी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस बिल्डिंग, इसमें करीबन उस समय पर 1 से 2 करोड़ का जो कैश फ्लो था वो होता था। इसकी वजह से ये एक बहुत ही ऐसा सेंटर था जहाँ पे कई ऐसे लोगों की, क्रिमिनल्स की नज़र रहती थी इसके ऊपर। चार्ल्स सोबराज की नज़र भी यहाँ पे पड़ती है। अब सोबराज के बारे में जब और इन्फॉर्मेशन निकाली गई, अजय पारेख जो ये सोर्स था, इनका खबरी था, उसने ये भी बताया कि इस समय चार्ल्स सोबराज जो है वो खुद तो ताज होटल में रुका है, मुंबई के मशहूर ताज होटल में, लेकिन उसके जो बाकी साथी हैं, जो गैंग मेंबर्स हैं, उनको उसने अलग अलग होटल्स में रुकवाया हुआ है। तो पहले ज़रूरी है कि चार्ल्स सोबराज को पकड़ा जाए। ज़ेंडे साहब इस पर अपनी टीम के साथ में सीधी तरह से लग जाते हैं, पूरी तरह वो सर्विलांस करने लगते हैं। कुछ ही दिन के सर्विलांस के अंदर, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी उन्हें करना था, कुछ ही दिन के सर्विलांस के अंदर 11 नवंबर 1971 का वो दिन था। 11 नवंबर 1971 को चार्ल्स सोबराज का वेट कर रहे थे ताज होटल के अंदर। ज़ेंडे साहब सिविल ड्रेस में पहुंचे हुए थे, पुलिस वाले उनके साथ में टीम थी। चार्ल्स वहाँ से सूट पहनकर, जिस तरह वो रहता था, एक बहुत ही लग्जरी अपना लाइफस्टाइल, चार्मिंग बहुत ज़्यादा, और लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम भी लगता था। तो ये सब चीज़ें थी उसके साथ में। वो अपने उसी अंदाज में ताज होटल से एक गेस्ट की तरह, एक टूरिस्ट की तरह जो कि घूमने आया हुआ है बाहर से, उस तरह से निकलता है सूट बूट पहनकर। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ज़ेंडे साहब बाहर ही उसका वेट कर रहे हैं, कई दिनों से उसके ऊपर सर्विलांस कर रहे हैं। यहाँ पे वो जैसे ही बाहर निकला, ज़ेंडे साहब ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ते ही उसके बाद उसे सीधा जेल ले जाया जाता है। वहाँ पे जाके उससे इंटेरोगेशन किया जाता है। लंबी एक इंटेरोगेशन चली। चार्ल्स के पोजीशन से, उसके पास से कई सारी अलग अलग होटल की रिसिप्ट मिली, और इन होटल की रिसिप्ट से ये पता चला कि ये जो इसके अलग अलग लोग हैं गैंग के, वो इन होटल्स में रुके हो सकते हैं। वहाँ पे टीम भेजी गई, ज़ेंडे साहब ने एक टीम को वहाँ भेजा, एक दूसरे जगह दूसरी टीम को भेजा। यहाँ से बाकी जो उसके गैंग मेंबर थे उनको भी पकड़ लिया जाता है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा मुंबई पुलिस का। ज़ेंडे साहब के नेतृत्व में उनकी लीड, वो उसको कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे जो होटल्स थे अलग अलग, वहाँ से बताया जाता है राइफल्स, रिवॉल्वर्स, ये जो वेपन्स थे, ये सब भी बरामद हुए थे चार्ल्स सोबराज के पास से। अलग अलग तरह की चीज़ें बरामद हुई थी, कुछ पैसे बरामद हुए थे, पासपोर्ट्स अलग बरामद हुए यहाँ से। अरेस्ट के टाइम जब इन्होंने पकड़ा है चार्ल्स सोबराज को, तब मधुकर ज़ेंडे से उसने कहा था एक लाइन कि यू हैव डन योर वर्क, आई विल डू माइन। आपने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करूँगा। इस लाइन का उस समय तक मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन आगे जो उसने किया है, ये यहाँ से साफ होता है कि वो क्या कहना चाह रहा था। हुआ क्या कि ये साल वो था 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। 1971 इंडो पाक वॉर का ये समय चल रहा था।
गिरफ्तार उसको कर चुके थे, जेल भेज चुके थे मधुकर जेंडे। लेकिन यहाँ पे कई सारे महानगर ऐसे थे भारत के जिनमें ब्लैकआउट कर दिया गया था ये वॉर के दौरान में। तो अब ऐसा ही एक ब्लैकआउट का दिन था। चार्ल्स सोबराज ने अपने जेल स्टाफ को कहा कि उसे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है और इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपेंडिक्स का बहाना बनाते हुए उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल ले जाया गया, बाहर पूरे शहर में ब्लैकआउट है। इतना शातिर ये क्रिमिनल कि ये अपने हॉस्पिटल से जो बहाना बना के गया था वहाँ से पीछे खिड़की के रास्ते चुपके से जो ड्रेनेज पाइप्स थे उनसे, उनके सपोर्ट से सीधा निकल जाता है हॉस्पिटल से। उसके बाद में एक बार पहली बार ये उसका एस्केप था जो उसने किया है भारत से। यहाँ से सीधा भाग निकलता है। पुलिस वाले किसी को भी ये सब भनक नहीं पड़ी और अगले दिन खबर में आया कि चार्ल्स सोबराज भारत से भाग गया है। बताया गया कि इसके बाद वो पाकिस्तान गया था, क्योंकि जो उसके बाद में कन्फेशंस भी आए उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 72 के अंदर उसने कन्फेशन किया था, 1972 का, अपने एक क्राइम का बहुत बाद में, जब उसने कहा था कि उसने पाकिस्तान में एक टैक्सी ड्राइवर को मारा है। तो अंदेशा यही लगाया गया कि यहाँ से वो पाकिस्तान भाग गया होगा। चार्ल्स सोबराज का जो क्रिमिनल करियर रहा इसके बाद, भारत से भागने के बाद, जब मधुकर जेंडे ने उसको पकड़ा था, ये इस तरह का रहा, एक बहुत ही कुख्यात अपराधी बन गया वो पूरी दुनिया भर में। क्योंकि 1972 से 76 के दौरान उसने 12 मर्डर्स किए थे, 12 अलग अलग देशों में अलग अलग जगह मर्डर्स किए। लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि जब उसका आज की डेट में वो इन सारे अपने मर्डर्स से मुकर जाता है, कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लीगल ट्रायल का जो डर है उसकी वजह से ये सब चीज़ें करता है। लेकिन उसके विक्टिम्स जो थे, उसने इन जितने भी लोग जो मिलते थे उसके विक्टिम्स चार्ल्स सोबराज के, वो अलग अलग हालत में मिलते थे। किसी को उसने ओवरडोज ड्रग्स का करके मारा, किसी को डुबा के मारा पानी में, किसी को स्टैब किया, किसी को गैसोलीन से जला दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बहुत ही इमोशनलेस क्रिमिनल था। उसका जो पासपोर्ट स्कैम था वो किस तरह से एक खून करने के बाद अगली जगह भाग जाता था। तो ये पासपोर्ट जो उस समय पे स्कैम कर रहा था उसका, बेसिकली क्या करता था कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी नहीं, जितने विक्टिम्स थे उनके फ़ोटो को रिप्लेस करके अपना फ़ोटो लगाना, अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो लगाना, दूसरे जो महिलाएं थी उनके पासपोर्ट पे। और कभी कभी तो ऐसा ही बताया जाता है कि बिना पासपोर्ट का फ़ोटो चेंज किए भी उसने ट्रैवल किया है, क्योंकि उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। ये सब चीज़ें सामने आती हैं। 2 साल तक 3 साल तक यहाँ वहाँ घूमता रहा। इसके बाद 1975 में बैंकॉक में उसने बताते हैं कि कम से कम 6 मर्डर्स किए थे, जिसमें अमेरिकन भी इंक्लूड थे, टर्किश इंक्लूड थे और एक डच कपल भी इंक्लूड था। ये सब जब चीज़ें बैंकॉक में उसने की हैं, इसके बाद यहाँ से बैंकॉक पुलिस ने और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ ने उसको अपनी लिस्ट में डाल लिया था, हिट लिस्ट में, चार्ल्स सोबराज को। और एक बार फिर से अब ये पूरे दुनिया भर में इसका नाम हो गया था, क्योंकि इंटरपोल भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने भी इसको अपनी लिस्ट में डाला, वारंट उसके लिए इशू कर दिए गए थे और अब चार्ल्स सोबराज एक तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका था। अब साल 1976 आ चुका था, 1976 आ गया था। पहली बार जब मधुकर जेंडे ने उसे 71 में पकड़ा था, तब से अभी तक देखे तो 5 साल जो है वो निकल चुके थे। इन 5 सालों के अंदर चार्ल्स सोबराज का तो हमने आपको बता दिया किस तरह से वो पूरी दुनिया भर में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गया था। लेकिन मधुकर जेंडे जो थे वो भी अपने करियर में इन 5 सालों के दौरान कई उन्होंने अलग अलग जो ख्यातियाँ थी वो प्राप्त की। उनका नाम रुतबा जो था पूरे मुंबई में फैल रहा था, क्योंकि एक शानदार ऑफिसर थे। इस पूरे अपने करियर के दौरान वो आगे बढ़ते रहे। उनके पास उस समय पर उन्होंने मुंबई के जो डॉन्स थे, ऐसे 14 नामों की लिस्ट बनाई थी। उनके पास ऐसे 14 नाम थे जो वो अपनी उस हिट लिस्ट में रखते थे। उसमें हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, इन सभी के नाम शामिल थे। ये सारी चीज़ें थी और ये लोग सिर्फ उनकी हिट लिस्ट में नहीं थे, मतलब उस लिस्ट में उन्होंने उनके नाम लिख के नहीं रखे थे, वो एक्शन भी लेते थे इनके ऊपर। हाजी मस्तान को गिरफ्तार भी किया उन्होंने एक बार। ये इंसिडेंट बताया जाता है जब हाजी मस्तान दरअसल हाजी हाउस एरिया जो एक मुंबई में उसके घर के पास में ही, वो वहाँ पे पुलिस वाले कुछ लगे हुए थे, जेंडे साहब के पुलिस स्टेशन के ही पुलिस वाले थे, तो वो वहाँ पे तैनात थे, कुछ सिपाही थे। हाजी मस्तान वहाँ से निकल रहा होगा और एक हवलदार ने उससे कहा कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो। तो उससे जब पूछा गया तो वो अपने अहम में, अपने ईगो में इतना ज़्यादा था कि उसने कहा कि मुझे नहीं जानते और मुझे कैसे नहीं जानते। और ये सब कहते हुए जो बहसबाजी हुई, पुलिस वाले ने पूछा, हवलदार ने पूछा कि आप बताइए आप कौन है, आपको बताना तो पड़ेगा अगर मैं नहीं जानता तो उसने लेकर उस पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, हाजी मस्तान ने। क्योंकि भाई अहम इतना ज़्यादा था कि एक स्मगलर है, डॉन है और ये सारी चीज़ें थी, मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, ये सब चीज़ें कही जाती थी उसके बारे में, फिल्म इंडस्ट्री को चलाता है। तो इस वजह से उसने थप्पड़ मारा यहाँ पे उस पुलिस वाले को। और इसके चलते वो पुलिस वाला जो था वो सीधा जेंडे साहब के पास आता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि सर, हाजी मस्तान ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जेंडे साहब और सीधा उनका रिएक्शन ये था कि पुलिस वाले को कैसे मार सकता है।
बताते हैं कि वो डायरेक्ट उस जगह पर पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि मस्तान जो है एक चाय की गुमटी में बैठकर चाय पी रहा था, उसको उसके कॉलर से घसीटते हुए सीधा पुलिस स्टेशन लाए, वहाँ पे जेल में बंद कर दिया। जब उन्होंने ये किया तो एक दूसरा इंस्पेक्टर वहाँ पे मौजूद था, उसने उनसे कहा भी कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, सोशल वर्कर है, बहुत बड़ा उसका नाम पूरे मुंबई में चलता है, डॉन भी है, स्मगलर है, सब कुछ ही वो है। लेकिन जब उन्होंने ये सब उनको डराया एक तरह से मधुकर ज़ेंडे को कि भाई तुम फंस जाओगे, अब तो तुम लफड़े में पड़ गए हो, जब उनसे ये सब चीज़ें कही गई तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि जो भी होगा वो मैं देख लूँगा, लेकिन पुलिस वाले को अगर कोई मारेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम सहेंगे नहीं। इस तरह का उनका रिएक्शन था और हमेशा वो इसी तरह से काम करते थे कि कहीं कुछ अन्याय अगर होगा, बचपन से ही उनके अंदर ये था, अन्याय कहीं कुछ होगा तो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी ही उठानी है। ये सब चीज़ें हुई। अच्छा, उन्होंने ये अकेले ऐसे शख्स बताए जाते हैं, एक रेयरेस्ट ऑफिसर जिन्होंने मुंबई में उस दौरान में 24 घंटे के अंदर हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों के ऊपर एफआईआर की थी, दोनों को अरेस्ट किया था। ये भी इनके साथ में, इनकी ख्याति में एक और चीज़ जुड़ी हुई है। इसके बाद आपको बताया जाए कि एक और इंसिडेंट हुआ जब इनके करियर के दौरान अरुण गवली का आप सबने नाम सुना होगा, जो दगड़ी चौल इलाका है वहाँ पे डॉन हुआ करता था अरुण गवली। तो अरुण गवली को उन्होंने अरेस्ट किया था एक दफ़ा, और जब उसको अरेस्ट किया तो पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से आया। एक एमएलए ने, रूलिंग पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने फ़ोन करके इंस्पेक्टर ज़ेंडे से कहा कि तुमने ये क्या किया, उसको छोड़ना पड़ेगा, ये वो सारी चीज़ें अपनी बताई एमएलए ने, रूलिंग पार्टी का एमएलए। तो यहाँ मधुकर ज़ेंडे जो थे उन्होंने अपना, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा करने का कोई मतलब है नहीं, तो उन्होंने उससे कहा कि सर ऐसा है कि आप तो एमएलए हैं और मैं बहुत ही छोटा एक ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर, आपको मैं एमएलए साहब से बात करूँ, मैं इस तरह का आदमी ही नहीं हूँ, मतलब मैं इतना बड़ा आदमी ही नहीं हूँ, तो आप तो मेरे सीधा सीनियर से बात करिए। तो यहाँ वो एमएलए भी समझ गया था कि इन्होंने गिरफ्तार किया है तो ये अभी छोड़ने वाले तो इसको ऐसे है नहीं। तो इस तरह के एक शख्स, एक बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल बाबू रेशम था, उसको भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से हैंडल किया था ज़ेंडे साहब ने। ये सारी चीज़ें लगातार चली। अच्छा, इस बीच में जब सारे क्रिमिनल्स की बात हो रही है, डॉन की बात हो रही है मुंबई के, तो दाऊद इब्राहिम कैसे पीछे छूट जाएगा। दाऊद इब्राहिम के बारे में ये बताया जाता है कि वो खुद तो खौफ में रहता ही था मधुकर ज़ेंडे से, लेकिन वो अक्सर ये कहा करता था अपने आसपास के लोगों से कि मधुकर ज़ेंडे एक ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिनको मैं खुद, मेरा पूरा गैंग जो है वो 4-4 सालों से नहीं ढूंढ पा रहा है, जिन लोगों को, ये उनको पकड़ लेते हैं, ये उनको कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं, खोज लेते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में रहता था, कभी भी उनके एरिया में या उनके जगह पे या कोई भी इस तरह का क्राइम जो था, वो दाऊद इब्राहिम उससे बचता था ये सब करने से। ये सारी चीज़ें सामने थी। इसके अलावा भी मधुकर ज़ेंडे के करियर में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केसेस रहे जो उन्होंने सॉल्व किए हैं। चाहे 1980 और 82 के बीच में जो शांता देवी मर्डर केस हुआ था, लोकल ट्रेन में एक प्रोफेसर थी शांता देवी, उनका कत्ल कर दिया गया था। ये जो पूरा केस था, इसको लोकल ट्रेन केस को सॉल्व करने में भी उनका नाम सामने आया था, मधुकर ज़ेंडे ने ही इसको सॉल्व किया था। और यहाँ पे भी उन्होंने अपने एक सोर्स को, जो कि एक छोटा कोई क्रिमिनल था, उसको यूज़ किया, उससे ये पूरा बड़ा केस जो था उसको सॉल्व किया। इसके बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, फेमस प्रोड्यूसर मुशीर रियाज, उनका किडनैपिंग केस जो था उसको सॉल्व किया। वहाँ पे कई सारे वेपन्स और पूरा जो पैसा था वो भी रिकवर किया। ये भी इंस्पेक्टर ज़ेंडे का ही काम था। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने करी। अच्छा, इस केस में बताया जाता है प्रोड्यूसर मुशीर रियाज के केस में कि जब प्रोड्यूसर ने उन्हें केस ख़त्म होने के बाद में पैसे ऑफ़र किए, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन अब पैसे तो ले नहीं सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा उनसे कि आप ये पैसे रहने दीजिए, लेकिन जो मेरे साथ के लोग हैं और जो हमारी पुलिस की फैमिलीज़ हैं, हमारे कुछ लोगों के लिए एक फ्री मूवी शो जो है वो अरेंज करवा दीजिए। तो इस तरह के एक ऑफिसर जो अपने साथ वालों को भी, सभी साथियों को लेके चलते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए। पुलिस की ड्यूटी आप देखिए ऐसी है कि एंटरटेनमेंट का समय बहुत ज़्यादा कम मिल पाता है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास था उनका ये। तो एक शानदार ऑफिसर है, कई सारे बड़े बड़े केसेज जो थे वो उन्होंने सॉल्व किए। लेकिन ये कब से कब तक में, बीच में हम आपको बात बता रहे हैं 1971 से 76 तक, क्योंकि अब 76 आ चुका है। 5 साल हो चुके हैं जब पहली दफ़ा उन्होंने चार्ल्स ओबराज को पकड़ा था। 76 में एक बार फिर से एक खबर आती है सामने कि चार्ल्स ओबराज को फिर से देखा गया, और वो भी भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। जुलाई 1976 में दरअसल चार्ल्स ओबराज दिल्ली के अंदर था, भारत में, और यहाँ उसने क्या किया था कि कुछ फ्रेंच टूरिस्ट थे जिनके ऊपर एक डिटेल एपिसोड हमने आपके लिए किया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप जाके देख सकते हैं। इसने दरअसल यहाँ किया क्या था कि एक बहुत बड़े होटल में दिल्ली के कुछ फ्रेंच टूरिस्ट आए हुए थे, 13-14 लोगों का ग्रुप था स्टूडेंट्स का। उनको एंटी डाइसेंट्री मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स दे दिए, मतलब बेहोशी की दवाइयाँ दे दी। उनसे कहा कि आपका जो भी पेट खराब होता है यहाँ पे, बाकी जो चीज़ें आपको दिक्कत होती है घूमने में, क्योंकि उनका गाइड बन गया था,
दिल्ली में, बहरूपिया तो था ही, तो एक गाइड बन गया उनका। उसके बाद उनको इस तरह से बेहोशी की दवाइयाँ दे दी एक होटल के अंदर बैठा के 13 लोगों को एक साथ। तो उसमें से दिक्कत ये हुई कि इस बार इसका जो लक था वो काम नहीं किया और दवाइयाँ जो थी वो सिर्फ 1-2 लोगों के ऊपर असर हुई। कुछ ही लोग जब बेहोश होने लगे तो उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने इसको दबा लिया, इसको ओवर पावर कर लिया और इसके ऊपर हावी हो गए। चार्ल्स ओबराज के ऊपर जब वो हावी हुए, फाइनली यहाँ से उन्होंने पुलिस को बुलाया उन फ्रेंच टूरिस्ट ने। ये वो टाइम था जब उसे तिहाड़ जेल भेजा जाता है। कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट में पेश होने के बाद अब पूरी दुनिया भर को पता था इतना बड़ा क्रिमिनल है। 12 साल की सज़ा हुई भारत में, तिहाड़ जेल उसको भेज दिया गया 12 साल के लिए। 10 साल करीबन रहा है तिहाड़ जेल में। और इस समय बताया जाता है चार्ल्स ओबराज ने तिहाड़ के अंदर, क्योंकि वो जो उसका एक चार्म था, जो आज भी हम कई लोगों के स्टेटमेंट सुनते हैं कि उसका एक चार्मिंग इस तरह का वो था कि लोगों को अपनी बातों में ले लेता था। इनफैक्ट ये बताया जाता है कि कई जेलर्स, कई सारे जो जेल का स्टाफ था वो सब उसकी बात सुनते थे। एक बहुत ही उसने अपनी कंफर्टेबल लाइफ जो थी वो बना ली थी जेल के अंदर। चाहे कोई खतरनाक क्रिमिनल हो उससे ही वो बातचीत करता था, चाहे जेल का स्टाफ हो उससे ही बातचीत करता था, और हर किसी को अपना, गार्ड्स को, सबको अपना दोस्त बना के रखा हुआ था। ये 10 साल उसके इस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल में निकलते हैं। साल आ जाता है 1986। चार्ल्स ओबराज को ये पता था कि बैंकॉक में जो उसने खतरनाक क्राइम जो किए हैं, जिसमें अमेरिकन, डच कपल, एक जो फॉरेन टूरिस्ट कई और सारे हैं, उनके भी मर्डर उसने किए हुए हैं। ऐसे 3 से 4 मर्डर उसने वहाँ पे किए थे। तो बैंकॉक में उसको सज़ा यहाँ से होगी और भारत अब उसको यहाँ से सीधा हो सकता है बैंकॉक भेज दे 12 साल पूरे कंप्लीट होने के बाद। तो अभी 10 साल हुए थे 1986 में। इस समय उसका एक बहुत ही क्लोज एड था जिसका नाम था डेविड हॉल। डेविड हॉल एक बहुत पुराना ड्रग डीलर। तो मार्च 16, 1986 की ये बात बताई जाती है जब चार्ल्स ओबराज ने एक अपना बहुत बड़ा ऐसा प्लान किया था, और ये पूरा वीडियो में अवेलेबल है, आपको जानकारी हमने पहले दी हुई है। यहाँ पे उसने अपना एक फेक बर्थडे सेलिब्रेशन किया जेल के अंदर। डेविड हॉल किस तरह से जेल में आया ये भी बताया हमने आपको उस वीडियो में। तो ये यहाँ पे जेल में आता है और जेल में आने के बाद में टोकरियों में मिठाइयाँ, फल फ्रूट और केक ये लोग लाए हुए थे। जेल के स्टाफ को, जो गार्ड्स थे, उनको खिलाए जाते हैं और फाइनली यहाँ से डेविड हॉल के साथ चार्ल्स ओबराज दिल्ली के तिहाड़ जेल से, हाई सिक्योरिटी प्रिजन से एस्केप कर जाता है, यहाँ से भी भाग जाता है। ये दूसरी बार था जब वो यहाँ से भागा है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ें, आपको बताएं कैसे ज़ेंडे साहब ने चार्ल्स ओबराज को एक बार फिर से पकड़ा। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना। स्टडी आईक्यू हमेशा से आपकी इस जर्नी को, तैयारी को मजबूत बनाता हुआ है, आसान बनाता हुआ है, और सारे बैचेस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली हैं। जो स्क्रीन पर आपको कोर्सेज दिख रहे हैं इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको वहाँ पे एक जो पूरा प्रोसीजर करने के बाद जो प्राइस दिखेगा, उस प्राइस पे सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए आप वीजे लाइव कोड लगाइएगा। वीजे लाइव ये आपका कोड है, इसको लगाते ही आप अपनी जर्नी को मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे, डिस्काउंट मिलेगा आपको, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब चार्ल्स ओबराज का यहाँ पे दूसरी दफ़ा भारत में एस्केप करना, वो भी इस बार तिहाड़ जेल से उसने एस्केप किया था, भागा था वो इस तरह से, किस तरह पूरा ड्रामेटिक टर्न करके केस को। तो यहाँ पे ये नेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी देश भर की। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, हर जगह इसके बारे में छानबीन की जा रही थी। नेशन वाइड जो हंट था वो चालू कर दिया गया था चार्ल्स ओबराज के लिए कि कैसे भी करके इसको पकड़ना ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर भी इसके ऊपर लगातार निगरानी की जा रही थी, सर्विलांस किया जाता, अलग अलग जगह हंट किए जा रहे थे, रेड की जा रही थी। इसी के तहत रेलवे पुलिस महाराष्ट्र ने एक शख्स को पकड़ा, और जो कि चार्ल्स ओबराज का एसोसिएट था, उसके साथ पहले काम भी कर चुका था। उसको पकड़ती है रेलवे पुलिस महाराष्ट्र की। इसको जब पकड़ा गया तब इसने बताया, इस शख्स ने इंटेरोगेशन में, कि चार्ल्स ओबराज जो है वो मुंबई में ही था, मुंबई में यहाँ पे आया था दिल्ली से भागने के बाद, और इस समय अब वो गोवा पहुँच गया है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी। ये सब सामने आते ही जो उस समय के डीजीपी थे सूर्यकांत जोग, उन्होंने सीधा इमीडिएट एक्शन लेते हुए फ़ोन किया इंस्पेक्टर ज़ेंडे को। मधुकर ज़ेंडे साहब को यहाँ कॉल किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये जो खबर सामने आई है, तुम्हें ये पूरा काम दिया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि इस समय ये भी था कि न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था कि मधुकर ज़ेंडे जो हैं वो चार्ल्स ओबराज को पकड़ सकते हैं, वो उसे जानते हैं, क्योंकि वो पहले भी उसे अरेस्ट कर चुके हैं 1971 में। तो ये सब चीज़ें सामने थी। इसकी वजह से अब ये बात अलग है खैर कि पहले उन्होंने 71 में जब चार्ल्स को पकड़ा तब वो कुछ और था, और आज की डेट में वो इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका था, बहुत ही ज़्यादा खूंखार भी हो गया था। तो 1971 में उन्होंने पकड़ा था, और अब दोबारा से एक बार उनको ये मौका मिल रहा था। सूर्यकांत जोग जो डीजीपी थे, उन्होंने सीधा ज़ेंडे को कॉल किया, उनको कहा कि आपको इसको पकड़ना है,
न्यूज़पेपर में भी सब लोग यही चाहते हैं, सभी लोग, सबका कहना भी यही है कि आप इसको पकड़ें। और इसी के तहत ये पूरा जो गोवा मिशन था ये दे दिया जाता है मधुकर जेंडे को। अब उनके पास जब ये मिशन आया तो उनके पास में कुछ ही जानकारियाँ थी पहले इससे रिलेटेड। उनको देखिए ये कुछ 3 क्लूज थे जो उनको पता थे गोवा जाने से पहले। उनको ये पता था कि चार्ल्स ओबराट जो है वो पहले मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे उसको मनी एक्सचेंज करते हुए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हुए देखा गया, यानी वो अभी और ज़्यादा ठहरने वाला है भारत में। दूसरी चीज़ थी कि उसके फ्रेंच जो कनेक्शंस हैं पुराने, उनकी वजह से भी वो गोवा में अगर वो है वहाँ पे तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे फ्रेंच लोग भी काफ़ी सारे आते हों, जो ऐसी जगह जो हो उसके लिए फेमस हो, इन जगह पे वो जाना पसंद करेगा। एक और चीज़ थी कि वो अमेरिका में उसकी गर्लफ्रेंड है एक और, तो उससे कांटेक्ट करने के लिए वो आईएसडी कॉलिंग जो है वो भी ज़रूर करेगा। और ये सब चीज़ें देखने के बाद एक बहुत कॉमन चीज़ थी जो सभी लोग जानते हैं चार्ल्स के बारे में, कि उसको लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन और इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ जेंडे साहब जो थे 3 अप्रैल 1986 को, हाल ही जैसे ही उन्हें ये सब पूरा काम मिला है, ड्यूटी मिली है, 3 अप्रैल 1986 को, कुछ ही दिन के बाद जब ये चार्ल्स ओबराट तिहाड़ जेल से भागा है उसके, ये सीधा अपनी टीम के साथ में 10,000 रुपये इनको दिए गए कैश में और एक छोटी सी स्पेशलाइज टीम दी गई, उसके साथ सीधा गोवा पहुंच जाते हैं। गोवा में टूरिस्ट बनकर ये सब पुलिस वाले मुंबई पुलिस के घूमने वाले थे। ये गोवा पहुंचते हैं और गोवा में जाके अब छानबीन जो सर्विलांस था वो उसका करना शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे चार्ल्स ओबराट हो सकता है, किस किस तरह से उसको ढूंढा जा सकता है गोवा के अंदर, क्योंकि इतना आसान भी ये नहीं था। खैर, मधुकर जेंडे को सिलेक्ट करना एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव था और बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि पहली चीज़ तो वो ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने चार्ल्स ओबराट को देखा है प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने उसको इंटेरोगेट किया था, एक लंबी पूछताछ उससे की थी। दूसरी चीज़ वो उसके बिहेवियर पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि जो भी सीरियल किलर्स होते हैं इनका बिहेवियर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि चार्ल्स भी उनको याद रखता है, वो उनको उसने ज़रूर याद रखा हुआ, क्योंकि पिछली दफ़ा भारत में उन्हीं ने उसको पकड़ा था 71 में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यहाँ पर उनको सिलेक्ट भी किया गया था। गोवा पहुँचने के बाद एक और टिप मिलती है मधुकर जेंडे को कि एक मोटरसाइकिल है GOR 5490 जिसका नंबर है। ये जो मोटरसाइकिल है यही वो है जिसे डेविड हॉल और चार्ल्स ओबराट जो दोनों हैं गोवा के अंदर, वो इसी मोटरसाइकिल को यूज़ कर रहे हैं। ये जब टिप मिली तो इसके बाद मधुकर जेंडे ने पूरे गोवा में अलग अलग जगह ट्रैफिक सिग्नल्स पर पुलिस वालों से तहकीकात की, पूछताछ की। उसके बाद में जो मोटरसाइकिल राइडर्स थे उनसे जाके बातचीत की, जो रेंट पे अपनी गाड़ियाँ भी देते थे या फिर जो चलाते भी थे बाइक्स इधर से उधर लोगों को छोड़ने के लिए। उनसे ये इस तरह से एक अलग प्लानिंग के तहत बात की गई थी, क्योंकि किसी को शक ना हो। शक हुआ तो हो सकता है कोई कहीं चार्ल्स ओबराट बहुत ही शातिर है, उसको पता चल जाए और वो यहाँ से ही भाग जाए। तो इन्होंने एक कहानी बनाई थी, एक इस तरह की शातिर स्टोरी थी। उन्होंने कहा उन लोगों से जो मोटरसाइकिल राइडर्स थे कि हमारा एक भाई है जो कि अपने घर, जो हमारे घर से बाइक है उसको लेकर यहाँ निकला हुआ है और वो जानता नहीं है ज़्यादा कुछ इस जगह के बारे में, तो खो गया एक तरह से, इसलिए हम इस बाइक का आपको नंबर बताकर पूछ रहे हैं कि क्या आपने इसको कहीं देखा है। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल स्टैंड पर एक ऐसा शख्स था जिसने उन्हें बताया इंक्वायरी के टाइम पे, उसने कंफर्म किया कि एक फॉरेनर है जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे मोटरसाइकिल लेकर पूरे शहर में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, पूरे स्टेट में इनफैक्ट यहाँ से वहाँ घूम रहा है, और उसको कई बार यहाँ देखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि जेंडे को ये भी पता था कि चार्ल्स जो है वो उसकी जो एक अमेरिकन गर्लफ्रेंड जिससे बातचीत करने के लिए वो ज़रूर फ़ोन यूज़ करेगा, और ये वो समय था जब इंटरनेशनल कॉल्स के लिए, आईएसडी कॉल्स के लिए जो डायरेक्ट कॉल नहीं होती थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता, टेलीफोन एक्सचेंज पर जाना होता था, वहाँ रिक्वेस्ट करनी होती थी, उसके बाद आप आईएसडी कॉलिंग कर सकते थे। ये सब चीज़ें जब सामने पता थी तो इसके बाद सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में, CTO में रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। ये जब रिकॉर्ड्स की चेकिंग हो रही थी कि कहीं वो बाहर कॉल कर रहा है तो इसके बारे में पता चले, और किससे बातचीत कर रहा है, कहाँ बातचीत कर रहा है, तो इसमें चार्ल्स का तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चला कि एक पोर्वोरिम में, गोवा के अंदर पोर्वोरिम जगह है, वहाँ पे ओ क्वेरियो रेस्टोरेंट है। ओ क्वेरियो रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते हैं, और दूसरी एक बड़ी चीज़ ये पता चली कि यहाँ से इमीडिएट जो इंटरनेशनल कॉलिंग है उसकी फैसिलिटी मिलती है इन फॉरेनर्स को, इस वजह से भी ये यहाँ पे पहुँचते हैं। ये जब सारी चीज़ें सामने आई तो इस रेस्टोरेंट का नाम पूरी टीम के, पुलिस टीम के, खुद मधुकर जेंडे के दिमाग में झांक चुका था, उनको उनके दिमाग में आ चुका था इस तरह से कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मिलना ज़रूर, बिल्कुल ये मिल सकता है, क्योंकि ये बात करने के लिए यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा जिससे वो ट्रैक हो सके, तो यहाँ वो जाके बात ज़रूर कर सकता है। ये सब चीज़ें जब सामने आई, इसके बाद ओ कैरियर रेस्टोरेंट का जो रेस्टोरेंट था उसकी सर्विलांस शुरू की गई। मधुकर जेंडे यहाँ पे एक दिन, क्योंकि कई दिनों से वो वेट कर रहे थे, कहीं कुछ सुराग नहीं मिल रहा था, एक दिन उन्हें इंस्टिंक्ट आई अचानक से अपने अंदर से ही कि
आज कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि चार्ल्स ओबराज हमें इस रेस्टोरेंट में मिल जाए। तो इसी के तहत पोरबोरम के ओ क्वेरियो रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं ये मधुकर जेंडे अपनी टीम के साथ में, 2 लोगों के साथ पहुंचे थे। अच्छा, ये फेवरेट जगह थी टूरिस्ट की, कई लोग यहाँ पे रुकते थे, ISD फ़ोन कनेक्शन जो था वो भी मिलता था, तो सोबराज के आने के चांसेस भी थे। लेकिन स्पेसिफिकली इस दिन आएगा ये भी नहीं पता था, तो एक ट्राई था, एक ऐसा ट्राई था कि अगर सच सही साबित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात होगी। जेंडे साहब यहाँ पे अपनी रेड कलर की शर्ट पहनकर पहुँच जाते हैं, रेड कलर की शर्ट, और बाकी जो उनके साथ के लोग थे वो भी इसी तरह टूरिस्ट के गेटअप में आए थे। ये लोग अपने सेटल डाउन होते हैं। अच्छा, इस दिन रेस्टोरेंट में एक वेडिंग फंक्शन भी चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा पैक था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये लोग देखते हैं अचानक से एक पद्मिनी प्रीमियर पद्मिनी कार से 2 लोग उतरे और हैट लगाकर, कैप लगाए हुए हैं और बहुत ही अलग दिख रहे हैं। मधुकर जेंडे ने देखा ध्यान से तो उनको लगा कि ये चार्ल्स है, इस तरह का लग रहा है। और जैसे ही वो करीब आया, अपनी एक पोजीशन उसने एक टेबल पर ली, तो वो समझ चुके थे इसको देख कर के ये बिल्कुल 100% चार्ल्स ओबराज ही है, क्योंकि वो पहले भी उसको पकड़ चुके थे 71 में। यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में कई और लोग भी बैठे हुए थे और जिनका बाद में जिन्होंने अपने स्टेटमेंट भी दिए, आर्नोल्ड गोंसाल्विस उसमें थे शामिल, जो अपने एक फ्रेंड के साथ में यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ पे एक आम रेस्टोरेंट की तरह सब कुछ चल रहा था। चार्ल्स ओबराज एक टेबल पे बैठा हुआ था, उसको नहीं पता था कि उसकी यहाँ पे पूरी तरह से रैकी कर रही है पुलिस, और यहाँ पे पुलिस मौजूद है। अचानक से मधुकर जेंडे साहब उठते हैं अपनी टेबल से और ज़ोर से जाके पीछे से चार्ल्स ओबराज को पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं, हेलो चार्ल्स, हाउ आर यू। चार्ल्स यहाँ पे एक तो शॉक हो गया, लेकिन उसके बाद क्योंकि शातिर इतना ज़्यादा था कि सडनली उसने ये इस तरह से प्रिटेंड करना शुरू किया कि वो तो चार्ल्स ओबराज है ही नहीं। उसने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आर यू क्रेजी, यू मस्ट बी मैड। यहाँ उन्होंने कहा कि यू रिमेंबर आई हैड अरेस्टेड यू इन 1971। इसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। वो ये समझ गया कि हाँ, ये वही है जिन्होंने मुझे पहले ही पकड़ा था और इस बार भी मैं इन्हीं के चंगुल में आ चुका हूँ। यहाँ से चार्ल्स ओबराज को पकड़ा गया। उसने अपनी फॉरेन मेड जो रिवॉल्वर थी वो निकालने की कोशिश भी की बीच में, लेकिन जो बाकी लोग थे साथ में मधुकर जेंडे साहब के, उनकी जो टीम थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके छानबीन की गई, तो तलाशी ली गई, तो $10,000 उसके पास से मिले। लेकिन प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये थी कि जेंडे साहब के पास उस समय हथकड़ियाँ नहीं थी, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि कैफ़े के स्टाफ से कहा कि आप रस्सी लाइए जल्दी से। और वो रस्सी जब लाई गई तो उन्होंने सोबराज को पीछे से उसके हाथ दोनों तरफ से बांध दिए। अब ये भी पॉइंट यहाँ पे था कि सोबराज कुछ करे ना, क्योंकि अटैक भी कर सकता है, एक ब्लैक बेल्ट है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो ब्लैक बेल्ट था, तो इसकी वजह से कुछ भी कर सकता था। बहुत ही शातिर था, उसका दिमाग जिस तरह से चलता था। जो यहाँ पे शख्स मौजूद थे बाकी और लोग, वो ये बताते हैं, आर्नोल्ड गोंसाल्विस जिसमें से एक थे, उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये हम शायद किसी मूवी की शूटिंग चल रही है और वो देख रहे हैं, क्योंकि ये सीन पूरा इतना ज़्यादा फिल्मी था, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक था। लेकिन हकीकत ये थी कि ये सीन हकीकत में हो रहा था, और हकीकत ही था कि चार्ल्स ओबराज को एक बार फिर से मधुकर जेंडे ने पकड़ लिया था। चार्ल्स को पकड़ने के बाद मधुकर जेंडे ने जो अपने पुलिस कमिश्नर को मुंबई फ़ोन किया, उनको सक्सेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब आप बिल्कुल भी देर ना करें, इसको सीधा लेके यहाँ आइए, मुंबई आइए। और मुंबई लाना भी एक बड़ा चैलेंज बन गया था चार्ल्स ओबराज को, क्योंकि वो जो था, ये डिले जो था, बिल्कुल भी डेंजरस हो सकता था इसमें। हाल के हाल उसको बाय रोड मुंबई लाया गया गोवा से, और इतने लंबे सफ़र के दौरान में लगातार ये कई चीज़ें सामने आती हैं इसमें कि इस तरह के जेंडे साहब ने प्रोटोकॉल सेट किए थे कि कोई भी पहली चीज़ तो पूरे रास्ते पर गाड़ी नहीं रोकेगा, ना गाड़ी रोकी जाएगी, ना गाड़ी से उतरा जाएगा, और ना ही इसे उतरने दिया जाएगा। इनफैक्ट टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं, नेचर्स कॉल के लिए भी नहीं। और इसके लिए उपाय ये किया गया था कि 2 एम्प्टी टिन प्रोवाइड किए गए थे उसको, 2 ऐसी बोतलें थी जो उसको प्रोवाइड की गई थी। अगर उसको टॉयलेट जाना है तो वो यहीं पे करे, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था, इन्हीं में करे उसको अगर टॉयलेट करनी है तो ये सब चीज़ें सामने थी। मधुकर जेंडे इस अरेस्ट के बाद जब उसको मुंबई लाया, मुंबई के बाद दिल्ली वापस उसको चार्ल्स ओबराज को सौंपा गया। दिल्ली में उसकी फिर से एक बार जो ट्रायल थी वो शुरू हुई, जेल गया। लेकिन मधुकर जेंडे यहाँ से एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। उनको राजीव गांधी जी ने प्रेस किया, दिलीप कुमार ने, जो बड़े एक्टर हैं, लता मंगेशकर उस समय के बड़े एक्टर थे, उन्होंने प्रेस किया, लता मंगेशकर ने प्रेस किया, सभी ने उनकी तारीफ़ की। मधुकर जेंडे साहब का करीबन मुंबई पुलिस के अंदर जो 37 ईयर्स का पूरा करियर रहा है, वो एक ऐसे फर्स्ट ऑफिसर बने थे जहाँ पे उन्हें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 2 मेडल उन्होंने जीते थे, और बहुत ही बड़े मेडल्स। पुलिस मेडल मिला था मेरिटोरियस सर्विस के लिए, और प्रेसिडेंट मेडल मिला था डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो ये सारे अचीवमेंट थे उनके, जो 1959 से लेके 1996 तक, जब उनका रिटायरमेंट हुआ 96 में, तब तक उन्होंने 37 ईयर्स अपने मुंबई पुलिस में जिस तरह से गुजारे हैं, शानदार एक करियर। सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर की रैंक पे आए, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तक की जर्नी उनकी रही।
तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ चार्ल्स ओबराज या ये दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान नहीं, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस जब डेमोलिशन का समय जब चल रहा था 1992 में, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय पर भी मुंबई में, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो राइट्स उस समय पर देखे जा रहे थे, इस समय पर भी उन्होंने अपना एक हेरोइक सिचुएशन, एक ऐसे मोमेंट उन्होंने अपना दिखाया था जब उन्होंने प्रूव कर दिया था कि वो निडर हैं और सोचते नहीं हैं अगर कोई मुसीबत में है तो। हुआ क्या कि पैधोनी पुलिस स्टेशन में तैनात थे मधुकर ज़ेंडे, और इस समय पर क्योंकि ये बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय जो दंगे चल रहे थे तो मुंबई में एक एरिया पे जहाँ कई सारी भीड़ ने, एक भड़की हुई भीड़ ने यहाँ पे एक पूरी पुलिस वैन थी जिसमें इंजर्ड पुलिस वाले थे, उनको घेर लिया और वो इसको आग लगाने वाली थी। मधुकर ज़ेंडे बिना देरी किए यहाँ पहुँच जाते हैं, उस भीड़ से बातचीत करते हैं, उनका ट्रस्ट गेन करते हैं बिना गोली चलाए। यहाँ पे भी आप देखिए उन्होंने अपने पूरे करियर में गोली नहीं चलाई है, फिर भी इतने बड़े बड़े अपराधियों को, इतने बड़े बड़े सिचुएशंस को हैंडल किया है। तो यहाँ वो पहुँचे, उन्होंने भीड़ का ट्रस्ट गेन किया, उसके बाद में सेफली इस पूरी गाड़ी को और पुलिस वालों को निकाल कर यहाँ से लाए। 96 में उनका रिटायरमेंट भी हुआ और उसके बाद 37 ईयर विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। तो ये उनका करियर, शानदार करियर। खैर आज 2025 में जब हम बैठे हैं तो यहाँ पे आपको बता दें, गोवा के उस ओक कैरियर रेस्टोरेंट के अंदर आज भी उस टेबल पर जहाँ पे उन्होंने पकड़ा था चार्ल्स ओबराज को, स्टैचू बना हुआ है चार्ल्स ओबराज का। उसी तरह से वो पूरा एरिया दिखाया जाता है, टूरिस्ट वहाँ पे आके फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि जहाँ पे उन्होंने पकड़ा था वो एक हेरोइक इस तरह की जगह बन गई जो आज भी उनकी एक दमदारी जो है, उनका जो निडर और साहस है उसका परिचय देती है। जूलियो रिबेरो एक बहुत ही बड़े पुलिस अफसर मुंबई पुलिस के, उन्होंने भी ज़ेंडे साहब के बारे में लिखा। उन्होंने ये लिखा था अपनी उस बुक में जो उन्होंने खुद ही लिखी थी। उन्होंने लिखा कि ज़ेंडे जैसे ऑफिसर जो हैं वो मुंबई पुलिस का नाम रोशन करते हैं और उनका जो एक क्रिमिनल को पकड़ने का तरीका, एक यूनिक स्टाइल है कि वो बुलेट का यूज़ नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर कई सारे ऐसी रिफॉर्म्स हैं, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे अगर इन्हें सुधारा जा सकता है तो क्यों ना सुधारा जाए। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर, आज ये उनके ऊपर एपिसोड है जो हमने आपको पूरा बताया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आज ये जो एक मूवी इंस्पेक्टर ज़ेंडे नाम से रिलीज़ हो रही है तो उसकी वजह से हमने सोचा आपके लिए एपिसोड लाया जाए, आपको असली कहानी जो है वो बताई जाए। दोस्तों अपने जो रिक्वेस्ट हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ऑफिसर जो हैं हमारे देश की सेवा में जो लगे हैं उनके बारे में भी अपनी राय हमेशा बताइएगा। अच्छा लगता है और जब आप भी अपनी व्यू पॉइंट जो है वो बताते हैं। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होता है। कई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो आप वो ही बता सकते हैं। और अपने रिक्वेस्ट जो आपके टॉपिक्स की है वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बताइएगा जिससे कि और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लेकर आते रहें। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।